क्या आपके पेट में गैस बनती है, जलन भी होती है, डकारें आती हैं, शरीर के किसी हिस्से को दबाने पर ज़ोर से डकार आती है और पेट फूलता है, खाना हजम नहीं होता है, तो निश्चित मानिए वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखते रहिए, जिससे कि आपके सारे सवालों के सटीक और सही जवाब आपको मिल जाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज के विषय पर आऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि मैंने आज वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा कि क्या आपके पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, डकारें आती हैं, शरीर के किसी हिस्से को दबाने पर ज़ोर से डकार आती है, खाना हजम नहीं होता है, ऐसे लक्षणों को अपने आसपास, परिवार, ट्रेन में यात्रा करते समय ऐसे बहुत सारे मरीज़ों को आपने देखा होगा। लेकिन कभी सोचा है कि इन सारे लक्षणों के पीछे क्या कारण होते हैं? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें सबसे पहले ऐसे लक्षणों को पैदा होते ही उनके पीछे के कारणों को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे। उन इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादातर पेट से जुड़ी बीमारियों के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इनमें सबसे पहला लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से हमें लिवर की फंक्शनैलिटी, यानी कि उसके अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बाद आती है एंडोस्कोपी नंबर 2 पर। एंडोस्कोपी की जांच से हमें ड्यूडेनम, स्टमक और ईसोफेगस के बारे में जानकारी मिल जाती है कि इनके अंदर कोई पैथोलॉजी है अथवा नहीं है। इसके बाद आती है बात स्टूल एग्जामिनेशन की। स्टूल एग्जामिनेशन के माध्यम से हमें यह पता लग जाता है कि पेट के अंदर कोई कृमि यानी वर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है, कोई अमीबियासिस तो नहीं है, अमीबिक इन्फेक्शन यानी कि किसी भी प्रकार का संक्रमण पेट के अंदर तो नहीं है। फिर बारी आती है अल्ट्रासोनोग्राफी की। बहुत इंफॉर्मेटिव होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। इन अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पेट की स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में सारी बात पता चल जाती है। उसके अंदर बदलने वाली पैथोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लिवर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्प्लीन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, पैंक्रियाज के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से मिल जाती है। इन सारे इन्वेस्टिगेशन जो अभी मैंने आपको बताए, इनकी जब जांच रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि मरीज़ के अंदर कोई बीमारी है भी या नहीं है। अगर इन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कोई फर्दर चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है या नहीं करनी है। अगर सारे इन्वेस्टिगेशन हमें नॉर्मल मिलते हैं तो इस बीमारी को हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं। कुछ ऑथर्स ने इसे नर्वस डिस्पेप्सिया, कुछ ने नॉन अल्सरेटिव के नाम से भी पुकारा है। तो इस प्रॉब्लम को हमें डेप्थ में समझना होगा। और ये प्रॉब्लम केवल 1 या 2 मरीजों के साथ नहीं होती है। क्लिनिकली जब इसको देखा गया है वर्ल्ड वाइड, तो देखा गया है कि ऐसे मरीज़ों जिनमें इस तरीके के लक्षण भी, जैसे मैंने बताया कि बदहज़मी रहना, खाना हजम ना होना, डकारें आना, ऐसे मरीज़ों में लगभग 45% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया ही होती है। फंक्शनल डिस्पेप्सिया क्या है? ये एक तरीके से ऐसी समस्या है जिसमें कि मन के अंदर होने वाली कठिनाइयों के कारण एसिड सिक्रेशन ज़्यादा होता है और जिससे खाना हजम ठीक से नहीं हो पाता है और जिसका रिगर्जिटेशन होता है। उसको रिलीव करने के लिए पेशेंट स्वालो करने की, गैस को स्वालो करने की कोशिश करता है और उससे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब हमने डायग्नोसिस इस्टेब्लिश कर ली तो अब क्या बारी आती है हमारे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के स्तर पर, केस मैनेजमेंट में 2 स्तर पर हमें लड़ना है। पहला स्तर ड्रग मैनेजमेंट। ड्रग मैनेजमेंट डॉक्टर का काम है। ड्रग मैनेजमेंट में डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से ड्रग सिलेक्शन करेगा, मरीज़ को देगा, मरीज़ उस दवा को खाएगा। दूसरा हिस्सा होता है लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट में डॉक्टर पेशेंट को गाइड करेगा और मरीज़ को डॉक्टर के गाइडेंस को फॉलो करना है। बस इतनी सी बात है।
तो ड्रग मैनेजमेंट, सबसे पहले हम ड्रग मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। ड्रग मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल इस बीमारी को ठीक करने में करते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में टोटलिटी की बेसिस पर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन जिन दवाइयों का ज़्यादातर मरीजों में इस्तेमाल होता है, आज उनमें से कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं और अभी आपको स्पष्ट कर दूं कि इन दवाइयों को अपने आप से इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि किसी चिकित्सक से आप परामर्श कर लें, इसके बाद इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। वैसे मैंने इन दवाइयों के इंडिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मैं वीडियो में सिर्फ आपको दवाइयाँ और उनकी पोटेंसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसकी 30 पोटेंसी से लेकर के 1000 पोटेंसी तक ज़्यादातर मरीजों में इस्तेमाल होती है। दूसरी दवा असाफिटिडा है। असाफिटिडा भी 30 पोटेंसी से ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। इसके बाद कार्बोवेजिटेबलिस दवा है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कार्बोवेज ज़्यादातर मरीज़ों में कारगर पाई जाती है और इसकी 30 पोटेंसी से लेकर के 1000 पोटेंसी तक कुछ भी इस्तेमाल हो जाता है। ये मरीज़ टू मरीज़, थोड़ा पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर जाता है। लाइकोपोडियम, ये भी 30 से लेकर के 1000 तक इस्तेमाल होती है। नक्सवामिका, ये भी 30 से लेकर के 1000 तक इस्तेमाल होती है। पल्सटीला का भी 30 से लेकर के 1000 तक उपयोग किया जाता है। और एक बहुत ही ऑर्गन मेडिसिन जिसको आप कह सकते हो, बहुत स्पेसिफिक दवा इस काम के लिए है, वो है रोबीनिया। इसका अक्सर मदर टिंचर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी 20 बूंद दिन में 3 बार दी जाती है। अब आपको ड्रग मैनेजमेंट के बाद हम लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। ऐसे मरीज़ों को आप ज़्यादातर देखते होंगे कि उनकी कुछ आदतें बड़ी स्पेसिफिक होती हैं। उन आदतों में इंटरवीन किया जाना, उनको समझा जाना और उनमें इंटरवीन किया जाना, दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है। उनके खान पान, रहन सहन, इन सारी आदतों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है और उनमें फिर अपेक्षित बदलाव करने की भी ज़रूरत होती है। डकारे रोकने के लिए सबसे पहले क्या करें? मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा आज इस बात की कि डकारे रोकने के लिए क्या करें। डकारे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे मरीज़ों को आप ट्रेनिंग दें, उनको काउंसिल करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि डकारों को रोका जा सकता है। डकारों को लेने से पेट में बनने वाला एसिड ईसोफेगस तक उनके उठ करके चला आता है, जो कि बाद में उनको जलन पैदा करता है। उसको रोकने के लिए क्या करें? रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो गहरी सांस लें जब डकार आने को हो। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो खुली हवा में जा कर के ज़ोर से सांस लें। ऐसे करने से भी नहीं रुक रही है तो थोड़ा ठंडा पानी सिप करके, बहुत छोटा सा सिप करके पानी को पिएं, उससे भी उनको आराम मिलेगा। अब दूसरा और क्या करें? कुछ मरीज़ खाने को चबाते नहीं सीधे निकल जाते हैं। ये भी प्रैक्टिस बहुत गलत है कि खाना खाने जब जाएं तो आहिस्ता से आराम से बैठ करके भोजन करें। भोजन को कभी जल्दबाजी में ना करें, खाने को खूब अच्छी तरह चबाएं। कुछ लोग खाना खाते समय बातें करते रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं या ध्यान टीवी में लगाए रहते हैं। ये भी प्रैक्टिस बहुत गलत है, इसको भी रोकने की ज़रूरत है। खाना खाते वक्त आप ना तो बात करें, ना मोबाइल चलाएं और ना ही टीवी देखें। सारा ध्यान खाने पर लगाएं, जिससे कि खाने की च्यूइंग यानी कि खाने के चबाने की प्रक्रिया पूरी तरह ठीक ठीक चलती रहे। और अगर खाना ठीक से चबाया गया तो उसके पाचन में आसानी होती है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शरीर में अगर कोई अन्य व्याधि है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपरटेंशन है, इस तरीके की अगर व्याधियां हैं तो उन पर भी फोकस किया जाना ज़रूरी है। उनके लिए भी मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी है। ऐसे मरीजों को डाइट में कोई बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। डाइट में ज़्यादातर उन्हें ऐसा भोजन करना चाहिए जो शुद्ध हो, ताज़ा बना हुआ हो और जिसमें तैलीय पदार्थ यानी कि फैट कंटेंट थोड़ा कम हो तो बेहतर रहता है। खाने को बहुत गर्म खाना ऐसे मरीज़ों को नहीं खाना चाहिए। चाय भी थोड़ी कम पीनी चाहिए। अगर चाय पीनी ही है तो उसको थोड़ा रोक करके पिएं। चाय, खौलती हुई चाय को एकदम से ना पिएं। ऐसा करने से आपकी इन सारी समस्याओं में धीरे धीरे राहत होने लगेगी। आपकी आदतों में सुधार होगा, दवाइयाँ आप पर असर करेंगी तो आपकी जो पेट की तमाम समस्याएं होती हैं जिनके कारण आप अक्सर तनावग्रस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होती नज़र आएंगी। अगर कोई मुश्किल इसके बाद भी होती है तो अपने
पास के डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे कि आपकी इस मुश्किल का स्थायी हल निकाला जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।